चलिए आइए चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन शुरू करते हैं। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बुक दे दो, ठीक है। तो ढंग से सुनिएगा, जिसका पेपर है, जिसका नहीं भी है, मोबाइल बाहर नहीं, बस सुनना है आप, नहीं कुछ नहीं खोलना, बंद करो मोबाइल और जेब में। आइए इधर मेरी बात सुनिए। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस की रिवीजन शुरू हो रही है, ठीक है ना। ढंग से सुनिएगा, दरवाजा बंद कर लेते, शक्ल नहीं देखी जा रही, ठीक है ना। क्या लगता है तेरे को? भाई मेरा इंसानी से विश्वास उठ गया। चलिए इधर मेरी बात सुनिए। तो प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस रिवीजन शुरू करवा रहा हूं, थोड़ा ढंग से सुनना। सबसे पहला प्राइवेट और पब्लिक, सबसे पहला प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, कोई बताएगा? ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल एंटिटी और पर्सन, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट एंटरप्राइजेस। भाई साहब पैर ना लग जाए पीछे, ठीक है ना, ठीक है ना। ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन और एंटिटी। तो ऐसी एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेक्टर को क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। क्या बोलते हैं? पर अगला आता है हमारा पब्लिक सेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर? ये क्या होता है? विच इज ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बोथ। इधर सुन लो मेरी बात। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस? पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती है? विच इज ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और बोथ। और आ रहा है, एंड नहीं आ रहा है, ठीक है ना। या तो सिंगल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, सिंगल सेंट्रल के अंडर आती है, या दोनों के अंडर आती है। ऐसी एंटिटी को क्या कहते हैं हम? पब्लिक सेक्टर। ऐसा सेक्टर कौन सा होता है? पब्लिक सेक्टर। समझ आया, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें कौन कौन से बिजनेस आते हैं, ठीक है ना। तो ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़कर आ चुके हो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें मैंने बताया था कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये चैप्टर में आप ज्यादातर किसके बारे में पढ़ोगे? पब्लिक कंपनी के बारे में, पब्लिक सेक्टर के बारे में। अब पब्लिक सेक्टर में आते हैं 3, क्या आते हैं? पब्लिक सेक्टर में आते हैं 3, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और तीसरा गवर्नमेंट कंपनी। दोबारा बोल देता हूं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है ना। अब यहां पे आपका टॉपिक आता है, तो ये मैंने बताया फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, कोई बताएगा? दीज आर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विच आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इधर सुन लो मेरी भाई साहब, दीज आर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विच आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर मैं आपको कहूं, आप गवर्नमेंट को जब काटोगे ना, तो गवर्नमेंट के अंदर से डिपार्टमेंट्स निकलेंगे, ठीक है ना। जब आप देश के प्रधानमंत्री को काटोगे, वैसे नहीं कह रहा मैं, ठीक है ना, मींस जब आप क्या करोगे, देश की सरकार का डिवीजन करोगे, तो उनके अंदर से डिपार्टमेंट निकलेंगे, ठीक है ना। गृह मंत्रालय, राज मंत्रालय वगैरह वगैरह, अलग अलग तरह के क्या निकलेंगे? मंत्रालय निकलेंगे, ठीक है। ओ भाई साहब उधर, ठीक है ना, उधर ही बैठ जाओ, उधर ही बैठ, उधर ही पीछे, ठीक है ना। हाँ, चेयर आगे बैठ, ठीक है ना। अलग अलग तरह के क्या निकलेंगे? मंत्रालय निकलेंगे। समझ आया? इनको मैनेज कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल। जैसे इसके कोई एग्जांपल, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, जितने तरह के अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज हैं वो हो गई, ठीक है ना। अब पेपर में इनका है, सबसे मेन आता है फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? सबसे पहला फाइनेंस। इनको पैसा कहां से मिलता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी से मिलता है। कहां से मिलता है इनको? गवर्नमेंट ट्रेजरी से मिलता है। अब इनको एक एनुअल बजट अलॉट होता है। क्या अलॉट होता है इनको? एनुअल बजट अलॉट होता है। और ये बजट इनको कहां पे अलॉट करा जाता है? पार्लियामेंट में। जानते हो फरवरी में हमारा बजट आता है, ठीक है ना। कांग्रेस के टाइम पे पहले फरवरी के एंड में आता था, मोदी जी की सरकार में फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में बजट आ जाता है। और किस मिनिस्ट्री को कितना बजट देना है, ये बजट में ही क्या होता है? लिखा होता है। समझ आया, ठीक है ना। जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? प्रतीक भाई साहब हैं? पता नहीं, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन, जो बजट को क्या करती है? प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। समझ आया, ठीक है ना। अगला अकाउंटिंग सिस्टम। इनका अकाउंटिंग सिस्टम कौन करता है? कौन करता है? इनका जो ऑब्वियसली बात है, इनका सारा अकाउंटिंग सिस्टम वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के क्या होता है? अंडर कंट्रोल में होता है। डायरेक्ट गवर्नमेंट के क्या होता है? अंडर कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट ही इनका क्या करती है? अकाउंटिंग करती है। अगला आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज को कौन अपॉइंट करता है? कौन करता है? यूपीएससी। मींस यूपीएससी सिलेक्ट करता है, अपॉइंट इसको गवर्नमेंट ही करती है।
यूपीएससी क्या करता है, इनके एम्प्लॉयज को एग्जाम कंडक्ट करवा के सिलेक्ट कर लेता है, एक लिस्ट बना देता है और उनको अपॉइंट कौन कर देती है, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज में गवर्नमेंट। अगला आता है आपका अकाउंटेबिलिटी। इन सारे डिपार्टमेंटल ये जो अंडरटेकिंग्स होती है, इनकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होती है, इधर सुन लो यार, किसके प्रति होती है, पार्लियामेंट के प्रति। किसके प्रति होती है, इधर इधर सुन लो, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, जो ये जो आईएएस आईपीएस होते हैं, ये किसको जवाब देते हैं, कंसर्न्ड मिनिस्टर को। किसको देते हैं, कंसर्न्ड। जैसे अगर मैं बोलूं जैसे गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, हमारा गृह मंत्री कौन है, प्रतीक भाई साहब बोल, बोल जल्दी बोल। कभी इसके अलावा टाइम निकाला, हेलो गाइस सोने जा रहा हूं मैं, हैं? तो अब तो इतना तो भाई बच्चे को पता है, गृह मंत्री कौन है हमारा, है? कोई बात नहीं, बच्चे बता गृह मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है हमारा, गृह मंत्री कौन है, इसका काम हुआ बड़ा, कौन है हमारा गृह मंत्री, अमित शाह, ठीक है ना, कौन है। तो जो गृह मंत्रालय है वहां पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर काम कर रहे हैं, ये सारे काम करे, जवाब किसको देते हैं, अमित शाह को। अमित शाह जाके जवाब किसको देता है, पार्लियामेंट में। कहां जाके जवाब देता है, पार्लियामेंट में, और प्राइम मिनिस्टर को देना होता है क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। अगला मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या था, पार्लियामेंट में मैडम अनाउंस करना होता, सारे मेंबर्स को सुनाना होता, स्पीकर भी सुन लो, ठीक है ना। अगला आते हैं मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के क्या क्या मेरिट्स है। सबसे पहला कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, पूरी तरीके से कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। अगला आंसरेबल टू पार्लियामेंट, ये किसके प्रति आंसरेबल होते हैं, पार्लियामेंट के प्रति, ठीक है ना। अगला सोर्स ऑफ इनकम, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, क्या होता है इनका सोर्स ऑफ इनकम, तो इनको गवर्नमेंट ट्रेजरी से सीधा क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है, ठीक है। अगला सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं मैं डिपार्टमेंट्स क्रिएट ना करूं, सारा काम किसके कंधे पे गिर जाएगा, जाके प्रधानमंत्री के कंधे पे गिर जाएगा। क्या अकेला प्रधानमंत्री इतनी जगह पे अकेला ध्यान रख सकता है, नहीं, इसलिए डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दो और सेपरेट मिनिस्टर बना दो। क्या देखेंगे, वो अपनी खुद की रिस्पेक्टिव फील्ड देखेंगे। समझ आया, ओ महाराज आया क्या, हाँ जी, वो तो हाँ नहीं, इनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, ठीक है ना। सेपरेट एंटिटी का मतलब इन्होंने कोई गलती कर दी तो गाली पूरी सरकार को पड़ेगी, ठीक है ना, इन्होंने गाली पूरी सरकार को पड़ेगी। चलिए अगला, लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आखिरकार डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के लिमिटेशंस क्या क्या होता है। सबसे पहला लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कोई मुझे इसका मीनिंग बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लचीला नहीं होता, ठीक है ना, डिसीजन लेना मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता। अश्लील बच्चों इधर सुन लो, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, ये अपनी मर्जी से कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाते, इनको हर बात में क्या लेनी पड़ती है, परमिशन। क्या लेनी पड़ती है इनको हर बात में, परमिशन। आज कर लूं, ठीक है कर लो, आज नहीं कर। काम बोला है, देख जरा गंदी औरत कैसे हंस रही है, हाँ ठीक है ठीक है। अगला डीले इन डिसीजन मेकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डीले इन डिसीजन मेकिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा। मतलब भाई साहब यहाँ पे फैसले लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर कोई छोटे से छोटा फैसला भी लेना है ना, वो सबसे पहले ऊपर की अथॉरिटी के पास जाएगा और जब वो अप्रूव करेगा तो वो फैसला क्या होगा, सैंक्शन होगा। अगला आता है आपका ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच, इसका मीनिंग क्या होता है। इधर ब्यूरोक्रेसी और कंजर्वेटिव अप्रोच का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा। अब ये एक ऐसी सोच के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि यार इन्हें कोई हाई रिस्क नहीं लेना है, इन्हें कोई भी हाई रिस्क नहीं लेना है। ये अपनी एक नॉर्मल सोच के अकॉर्डिंग ही काम करते रहते हैं, ठीक है ना। और इन्हें रिस्क लेना इतना अलाउड नहीं होता। जानते हो क्यों, कोई रीजन बताएगा क्यों। क्योंकि इनके किए गए जो भी काम होते हैं वो सीधा किसको अफेक्ट करते हैं, पब्लिक को इफेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें रिस्क लेना इतना अलाउड नहीं होता। और इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। अब भाई साहब आप जानते हो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, तो ये इतना रिस्की काम नहीं करता, ठीक है ना। अगला रेड टेपिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय रेड टेपिज्म, कोई मुझे मीनिंग बताएगा। इधर रेड टेपिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है।
छोटे से छोटे काम के लिए भी इन्हें ऊपर से क्या लेना पड़ता है, सैंक्शन लेना पड़ता है, ठीक है ना। छोटे से छोटे काम के लिए भी इन्हें अपनी हायर अथॉरिटी से क्या लेना पड़ता है, सैंक्शन लेना पड़ता है। समझ आया, इसे ही बोलते हैं रेड टेपिज्म। समझ आया भाई साहब? ओ अगला अनड्यू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। लास्ट, गवर्नमेंट बार बार क्या करती है, उंगली करती रहती है। गवर्नमेंट बार बार क्या करती है, यहाँ पे इनके काम के बीच में इंटरफेयर करती रहती है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा, अभी न्यूज में ही बहुत चलता है कि यार कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर ने भाई साहब उनके इतनी बार तबादले हुए, उनका इतनी बार ट्रांसफर करा गया। क्यों? क्योंकि कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है ना, इधर मेरी बात सुनो, जो कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं, जब वो अपनी मर्जी से काम करना शुरू करते हैं और बहुत ज्यादा मींस कह सकते हैं कि अपने एरिया में नाम कमा लेते वगैरह वगैरह, और जब अपनी खुद क्रिएटिव सोच दिखाते हैं ना, तो गवर्नमेंट उनका क्या कर देती है, जब गवर्नमेंट और उनकी नहीं भेजती तो गवर्नमेंट उनको क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। समझ आया? कोई दिक्कत? कोई इधर सुन लो यार। अगला आता है आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आइए सबसे मेन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये क्या होता है, ठीक है ना। इधर मेरी बात सुनो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये क्या होता है, कोई बताएगा? These are those bodies which are set up with an special act. ये वो बॉडीज होती हैं जो किसी स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग बनी होती है, और इनकी क्या होती है, लीगल एग्जिस्टेंस। क्या होती है? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। देखो, उनकी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, पर वो हाँ नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको बात बोलूं, अब जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, अगर मोदी जी चाहें किसी भी मिनिस्ट्री को दो भागों में तोड़कर अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर दो तरह की मिनिस्ट्रीज को जोड़ के एक मिनिस्ट्री बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में नहीं होता, क्योंकि ये बनी किसके अकॉर्डिंग होती है, एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग बनी होती है, और इनको बंद करने का अधिकार भी किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। इसलिए इनकी क्या होती है, लीगल एग्जिस्टेंस होती है। क्या होती है, लीगल एग्जिस्टेंस होती है। समझ आया? समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब ये जो एक्ट होता है, इस एक्ट में लिखा क्या क्या होता है, इस एक्ट में देखो मेन चीज है, इनके मेंबर्स को कैसे अपॉइंट करना है, चेयरमैन कैसे अपॉइंट करना है, इनके ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ये काम कर सकते हैं, क्या ये काम नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। समझ आया? अब अगला फीचर्स, इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनते कैसे हैं, स्पेशल एक्ट से। कैसे बनते हैं, स्पेशल एक्ट से बनते हैं, ठीक है ना। अगला ओनरशिप, इनकी ओनरशिप किसके पास होती है, बताइए, कोई बताएगा? इसकी पूरी की पूरी ओनरशिप किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। किसके पास होती है, गवर्नमेंट ही इनके सारे प्रॉफिट्स एंजॉय करती है, गवर्नमेंट ही इनके सारे लॉसेस झेलती है, ठीक है ना। अगला कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, ये क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों के फीचर्स होते हैं। ये प्राइवेट की तरह भी काम करते हैं और पब्लिक की तरह भी क्या करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। और इनके अंदर प्राइवेट वाले फीचर भी होता है, जैसे इनके जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, सारे ऐसे नॉमिनेशन करके वोटिंग डाल के इलेक्ट करे जाते हैं। ये अपने नाम से किसी के ऊपर भी केस कर सकते हैं, और कोई भी इनके ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। अब जैसे कि अगर मैं आपको चीज बोलूं, अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, गृह मंत्रालय है। अब वो क्या, गृह मंत्रालय ने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जिसकी वजह से पब्लिक को परेशानी हो रही है। अब आपने क्या करा, गृह मंत्रालय के खिलाफ केस करा, तो वो जो केस है वो गृह मंत्रालय के ऊपर कंसीडर करा जाएगा या गवर्नमेंट के ऊपर कंसीडर करा जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर वो केस कंसीडर करा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पे क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है, जैसे अगर मैं बोलूं आईसीए है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडी है, आप उनके खिलाफ केस करना चाहते हो, आपने जब उनके खिलाफ केस करा तो उनके ऊपर केस होगा या गवर्नमेंट के ऊपर केस होगा, उनके ऊपर सिर्फ केस होगा। समझ आया, कोई डाउट है? चलिए अगला आता है आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है? तो इधर मेरी बात सुनिए, इनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, कोई बताएगा कैसे? क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? ये खुद के गुड्स एंड सर्विसेज भी बेचते हैं और गवर्नमेंट भी कभी कभार इनको फंडिंग कर देती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर सपोज आपको सीए बनना है, आपको 12th के बाद कहां पे रजिस्टर होना होगा, आईसीएआई में रजिस्टर होना होगा। उसके लिए आप एक फीस पे करोगे, वो उनका रिवेन्यू होगा।
आपको सीएस बनना है, आईसीएसआई में रजिस्टर होना होगा, फीस पे करनी होगी, उनका तो इनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। समझ आया? इनको बार बार गवर्नमेंट का मुंह देखना नहीं पड़ता। अगला, स्टाफिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विस? कोई इसका मीनिंग बताएगा? तो इसका जो स्टाफ होता है वो सिविल सर्वेंट नहीं होता, इसका जो स्टाफ होता है वो सिविल सर्वेंट नहीं होता, एंड आर नॉट गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, और इनके ऊपर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं चलते। ठीक है ना? तो फिर इनके ऑफिसर्स को अपॉइंट कैसे करा जाता है? ठीक है ना? उसी ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं उन्हीं में ही बीच में वोटिंग करके क्या कर दिया जाता है, उन्हीं में से ही चेयरपर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे कि एज मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आईसीआई है, उसका चेयरपर्सन कौन है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आईसीएसआई है, उसका एक चेयरपर्सन कौन है? कंपनी सेक्रेटरी है। तो ऐसे ही जो बॉडीज होती हैं, ठीक है ना, इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सिविल सर्वेंट नहीं होते और गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल्स नहीं होते। जो जिस पर्पस के लिए वो बॉडी क्रिएट करी गई है उस पर्पस का जो एक्सपर्ट होता है उसी में ही वोटिंग करके क्या कर देते हैं, उसी को ही चेयरपर्सन अपॉइंट कर देते हैं। तो ऐसे इनकी क्या करी जाती है? स्टाफिंग करी जाती है। समझ आया? मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आखिरकार स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के क्या क्या मेरिट्स होते हैं? सबसे पहला, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी? इसका कोई मीनिंग बताएगा? ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? इनको अपने काम करने में क्या होती है? फ्रीडम होती है। क्या होती है? फ्रीडम होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, इनमें प्राइवेट वाले भी थोड़े बहुत फीचर्स होते हैं और गवर्नमेंट के तो होते ही हैं। इसलिए तो मैंने क्या बताया, इनके पास जो काम करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है। समझ आया? इनको मतलब बार बार गवर्नमेंट इनके काम में इंटरफेयर नहीं करती। अब ये देखना, इसको यही आगे जाके इसका डीमेरिट भी बनाए। आगे, फ्रीडम एंड फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। वही साफ सीधा लिख दे कि फ्रीडम फ्रॉम, गवर्नमेंट इनके काम में बार बार इंटरफेयर नहीं करती। ऑटोनॉमस सेटअप। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमस सेटअप? कोई मुझे बताएगा? तो ये जो सेटअप होते हैं किसके अकॉर्डिंग सेटअप होते हैं? स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग सेटअप होते हैं, और इनको जितनी भी पावर्स मिलती हैं सारी कहां से मिलती हैं? उस एक्ट के अकॉर्डिंग मिलती है। समझ आ रहा है? कोई डाउट है? चलिए आइए। फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ? फैसिलिटेट्स, ये किस मोटिव से काम करते हैं? इकोनॉमी को ग्रो करने के पर्पज से। समझ आ रहा है? किस मोटिव से काम करते हैं? इकोनॉमी को ग्रो करने के पर्पज से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में पहला पढ़ो, क्या लिखा है? थियोरेटिकल ऑटोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय थियोरेटिकल ऑटोनॉमी? बस पन्ने पे ही लिखा हुआ है कि ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट इनके भी काम में क्या करती है? बीच बीच में दखल अंदाजी करती रहती है, जिसे हम कहते हैं उंगली करना। क्या कहना? उंगली करना। ये देख गंदे गंदे इशारे कर रहे, देख ऐसे ऐसे। चलो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट इंटरफेरेंस? वही ऊपर मैंने लिख दिया, गवर्नमेंट क्या करती है? इनके काम में इंटरफेयर करती है। अगला, अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस। व्हाट डू यू मीन बाय इनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस? कोई मुझे बताएगा? अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस को बोलते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस या मेल प्रैक्टिसेस। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, इनके पास कौन सी एग्जिस्टेंस होती है? कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होती है, और कभी कभार ये क्या करते हैं? कभी कभार फ्रॉड भी, या जो कहते हैं ना धांधलेबाजी, वो भी ये करते रहते हैं। समझ आया? इसको कहते हैं मेल प्रैक्टिस। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला, डिले इन एक्शन। ठीक है ना? एक्शन लेने में कभी कभार क्या हो जाते हैं? ये लोग डिले हो जाते हैं, मींस लेट हो जाते हैं। समझ आया? अगला, बस यही है, रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड स्ट्रक्चर का बस ये मीनिंग जान लेना कि यहाँ इनमें जो इधर इनका जो अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह चेंज करना मुश्किल हो जाता है। रिजिड स्ट्रक्चर जानते हो क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि अगर आपको इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कुछ भी चेंज करना है तो लॉ को चेंज करना पड़ेगा, और लॉ को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। लॉ को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है? समझ आया प्रतीक भाई साहब? चलिए आइए आगे। अगला आता है आपका गवर्नमेंट कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? कोई बताएगा? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जहां पे 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसका होता है? गवर्नमेंट। 50 भी नहीं कह रहा मैं, 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। उस कंपनी को आप किस नाम से पुकारोगे? गवर्नमेंट कंपनी। किस नाम से पुकारोगे? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है ना? अब पेपर में मैंने जितने भी पेपर देखे उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये गवर्नमेंट कंपनी क्या अपने शेयर्स इशू करती है? क्या ये गवर्नमेंट कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है? जी हाँ, करती है। और ये शेयर्स किसके नाम पे इशू होते हैं? मींस जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, जो प्राइवेट कंपनीज होती है जब वो अपने शेयर इशू करती है अपने कंपनी के नाम से करती है, पर ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है जब ये शेयर्स इशू करती है
और जब मैं शेयर खरीदूंगा, मेरे को शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वहां पे क्या लिखा होगा कि भैया मुझे ये गवर्नमेंट कंपनी का जो शेयर आया ये किसके नाम से आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मींस गवर्नमेंट कंपनी जो अपने शेयर इशू करती है किसके नाम से करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो प्रतीक भाई साहब, भारत के राष्ट्रपति कौन है? चलो इतना तो पता है इसको, डॉरी मुर्मू। डॉरी द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना, एक ट्राइबल समाज से आती हैं वो। ठीक है ना, और उनका अपॉइंटमेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ। ठीक है ना। आगे फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहला इनकॉर्पोरेशन। अब मैं अगर आपको चीज बताऊं, अगर मुझे कोई भी कंपनी बनानी है तो मुझे किस एक्ट के अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013 या 1956, दोनों में से कोई एक। इधर सुन लो, कंपनीज एक्ट 1956 एक्ट चलता था, 2013 में गवर्नमेंट एक कंपनीज का नया एक्ट लेकर आई, जिसकी वजह से कंपनी सेक्रेटरीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तभी सीएस का कोर्स बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो अगर कोई भी कंपनी बनानी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की कंपनी हो, उसे किसके अंडर रजिस्टर होना पड़ता है? सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013। इसे कहते हैं इनकॉर्पोरेट होना। क्या होता है? इसे कहते हैं इनकॉर्पोरेट होना। अगला सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? कोई मुझे बताएगा? कोई बताएगा? तो गवर्नमेंट और जो कंपनी है वो दोनों क्या है? सेपरेट है। कंपनी अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकती है, कोई भी कंपनी के ऊपर कंपनी के नाम से क्या कर सकता है? केस कर सकता है। इसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। मींस ओनर और कंपनी दोनों क्या है? अलग अलग है। समझ आ रहा है? अगला ओ, ठीक है ना, आता है नहीं क्लास में, उसके बाद मोबाइल चलाता है। ठीक है ना। अब इधर मेरी बात सुन लो, मैनेजमेंट। इनका मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? कोई बताएगा? मैनेजमेंट इनका किसके हाथ में होता है? इधर सुन लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। इनका मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट। अब यहां पे एक वर्ड आया नॉमिनेट। नॉमिनेट और अपॉइंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। कोई मुझे बताएगा? नॉमिनेट और अपॉइंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखो, नॉमिनेट मींस गवर्नमेंट ने बोला कि भैया मैं इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना चाहता हूं, उसको फाइनली अप्रूव कौन करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने के लिए? शेयर होल्डर्स। कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स करते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो मैं आपको चलो चीज बता दूं, वैसे आपके सिलेबस का इतना बड़ा पार्ट है नहीं ये। तो ये जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, ये क्या इशू करती है? अपने शेयर्स कितने तरीके के होते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस। क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ठीक है ना। अब ये जो इक्विटी होते हैं, इनके पास क्या होते हैं? वोटिंग राइट्स होते हैं। क्या होते हैं इनके पास? इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन इनको क्या मिलता है? एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है इनको? एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। इनके पास क्या होता है? वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन इनको फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। अब ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है, इनकी साल में एक बार मीटिंग होती है, और उस मीटिंग को क्या बोला जाता है? एजीएम। क्या बोला जाता है? एजीएम की फुल फॉर्म एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग। और इस एनुअल जनरल मीटिंग में बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। किसको अपॉइंट करना है, किसको रिमूव करना है, क्या कंपनी कोई बड़ा लोन लेना चाहती है तो यहाँ पे अप्रूव होता है। यहाँ पे क्या पास होते हैं? रेजोल्यूशंस। क्या पास होते हैं? रेजोल्यूशंस पास होते हैं। रेजोल्यूशन भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पास होता है, ये दोनों एजीएम में पास होते हैं। अब अलग अलग मैटर्स में अलग अलग रेजोल्यूशन है। मैटर बहुत बड़ा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन, मैटर थोड़ा छोटा है तो ऑर्डिनरी से भी काम हो जाता है। ये सारा आप पढ़ोगे जब आप आगे जाके कंपनी लॉ पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, या सीएस करोगे, वहां पे इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है। समझ आ रहा है? ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया? अगला, गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ एमओए एंड एओए। मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय एमओए? क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ, और एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना। ये जितनी भी कंपनी रन कर रही होती है गवर्नमेंट, ये किसके अकॉर्डिंग चल रही होती है? एमओए और एओए के अकॉर्डिंग। समझ आ रहा है?
अगला लास्ट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है ना। इधर मेरी बात सुनो, इनका अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसीजर कैसे होता है, कोई बताएगा? जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को अकाउंटिंग और ऑडिट होता है ना, वैसे इनका भी क्या होता है, ऑडिट होता है। क्या होता है? ऑडिट होता है। और गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में अपनी इस कंपनी से रिलेटेड जवाब भी देने होते हैं कि आपने क्या करा, क्या कितनी कैपिटल लगाई हुई है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अगला आता है मेरिट्स। कोई मुझे मेरिट्स बताएगा, इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं? इजी फॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इजी फॉर्मेशन? अब गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए कोई स्पेशल एक्ट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस कंपनी बनाई, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाया और कंपनी शुरू हो गई, ठीक है ना। अगला ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। इनकी अब क्या होती है? ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है। क्या होती है? इनकी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशनल ऑटोनॉमी? जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे जो प्राइवेट कंपनीज होती है या जो भी मैंने अभी आपको स्टैट्यूटरी ऑपरेशन पढ़ाया, गवर्नमेंट इनमें बार बार क्या करती रहती है? इंटरफेयर करती रहती है। अभी तो गवर्नमेंट कंपनी है, क्या गवर्नमेंट खुद की कंपनी में बार बार इंटरफेयर करेगी? क्यों करेगी? तो इनके पास जो इनकी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी रहती है। हाँ, गवर्नमेंट ओवरव्यू जरूर रखती है, विजिलेंस रखती है, कभी बार अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गलत करे उन्हें टोक सकती है, पर ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट अपनी कंपनी में बार बार थोड़ा इंटरफेयर करेगी, ये ठीक है ना। प्रिवेंट्स अनहेल्दी प्रैक्टिसेस। व्हाट डू यू मीन बाय अनहेल्दी प्रैक्टिसेस? कोई मुझे बताएगा? प्रिवेंट्स अनहेल्दी प्रैक्टिसेस। अनहेल्दी प्रैक्टिसेस का मीनिंग होता है कि ये घपलेबाजी वाले काम नहीं करते। क्या गवर्नमेंट अपनी ही कंपनी में फ्रॉड या धांधलेबाजी करेगी? भाई लॉजिक कहता है कर सकती है, ठीक है ना, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगला 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 लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या क्या लिमिटेशंस है? फ्रीडम ओनली नेम। मुझे अभी तक समझ नहीं आया। ये पहले तो मेरिट बना के देते हैं, फ्रीडम है, और उसके बाद उसको डीमेरिट भी बना देते हैं, फ्रीडम है ही नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो पर ठीक है, हाँ पढ़ना पड़ेगा। कि इधर इधर सुन लो, फ्रीडम ओनली नेम। इनकी नाम में ही क्या है? फ्रीडम है। क्यों? गवर्नमेंट इनके ऊपर क्या रखती है? पूरा का पूरा कंट्रोल रखती है, ठीक है ना। अगला लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट कंपनी है, क्या गवर्नमेंट अपने आप को ही जवाब देगी प्रॉपर तरीके से? अब पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को इस कंपनी के रिलेटेड जवाब देना होता है, इतना ढंग से गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर डिस्कशन नहीं होता, इसलिए लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगला डिफीट ऑफ मेन पर्पस। वही जिस पर्पस के लिए सेटअप हुई होती है वो पर्पस कहां धूमिल हो जाता है, कुछ पता नहीं। तो इसी के साथ आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस खत्म होते हैं। मैंने इसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बता दी, जिसमें फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट, स्टैट्यूटरी मेरिट, फीचर, मेरिट, डीमेरिट, और गवर्नमेंट कंपनी फीचर, मेरिट और डीमेरिट। आई थिंक समझ आ गया होगा। चलिए आइए अब अगला शुरू करते हैं हम अपना ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल एंटरप्राइजेस? ये क्या होती हैं? भाई टॉपिक है नया। ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है प्रतीक भाई साहब? है वो तो हमें पता है, कुछ नया बताओ, बताओ ना, बोलो। सांप सूंघ गया क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल एंटरप्राइजेस? ये क्या होता है? These are those companies which do business in more than one countries, ठीक है ना। ग्लोबल एंटरप्राइजेस वो कंट्रीज होती हैं जो किसी दूसरी कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई होती है और अपनी खुद की इनकॉर्पोरेटेड कंट्री के अलावा बहुत सी और कंपनीज में क्या करती हैं, और बहुत से और देशों में क्या करती है, बिजनेस करती है। समझ आ रहा है? ऐसी एंटरप्राइजेस को आप क्या कहते हो? ग्लोबल एंटरप्राइजेस या एमएनसीज, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई अगर आपको एग्जांपल देना हो, जैसे एलजी, नाइकी हो गया, हुंडई हो गया, रशियन लिमिटेड, भाई वो सर्विस मिलती है वहां पे, गुड्स नहीं मिलते, ठीक है ना। एलजी, नाइकी, हुंडई वगैरह वगैरह, ठीक है, चलना। हुंडई कंपनी का नाम। अच्छा इधर मेरी बात सुनो, फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसके फीचर्स क्या क्या होता है? सबसे पहला ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। मुझे बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज? ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इनके पास ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिस भी देश में जाके बिजनेस करते हैं, ये वहां के देश के बैंकों से भी क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, पब्लिक से पैसा उठा लेते हैं। अपने देश से तो लेते ही लेते हैं, बाहर के देशों से भी ले लेते हैं। इसे ही कहते हैं ह्यूज कैपिटल। इनके पास कैपिटल की कमी नहीं है। अगला फॉरेन कोलैबोरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कोलैबोरेशन? क्या होता है फॉरेन कोलैबोरेशन? फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं
अगर सपोज अमेरिका की कोई कंपनी है, उसको इंडिया में सेटअप होना है, और इंडिया में जो वो बिजनेस करते हैं, इंडिया में ऑलरेडी एक उसी तरह के बिजनेस की कंपनी है, लेकिन इतने प्रॉफिट में नहीं है, तो उस कंपनी ने क्या करा, इंडिया के बिजनेस से कोलैब कर लिया। क्या कर लिया? इसे बोलते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन। उस कंपनी ने क्या करा? फॉरेन कोलैबोरेशन मींस बाहर जाते हैं, या तो खुद एक सिंगल ही सेटअप हो जाओ, या किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लो, किसी उस कंट्री की कंपनी के साथ क्या कर लो? कोलैबोरेशन कर लो, ठीक है ना। किसी के लिए टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो सकता है, प्राइस का एक्सचेंज हो सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस टेक्नोलॉजी? अब मैं आपको चीज बोलता हूं, अमेरिका की एक कंपनी आई और उसने यहाँ पे बिजनेस सेटअप करा या यहाँ पे कोलैबोरेशन कर लिया। अब वो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लेकर आएगी, तो जिस देश में वो आई है उस देश को एडवांस टेक्नोलॉजी मिल गई, एडवांस तो एडवांस। अगला प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट में भी क्या हो जाती है? इंप्रूवमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या मुझे बस देखो, तेरा दिमाग बहुत गंदा है, मारकर मानो देख तेरे। प्रोडक्ट इनोवेशन। अगला एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट टेरिटरी? बताओगे? एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। अब मुझे खुद बताओ, मैं बहुत से देशों में जाके बिजनेस कर रहा हूं, मुझे इन देशों की मार्केट का भी तो एक्सेस मिलेगा, तो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। अगला सेंट्रलाइज कंट्रोल, लास्ट है ये। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइज कंट्रोल? ये क्या होता है? आप जिस भी देश में जाके बिजनेस कर रहे हो, सारी ब्रांचेस जिस भी देशों में आपने खोली, सारी कंट्रोल कहां से हो रही होती है? जहां पे उसका क्या होता है? हेडक्वार्टर होता है, और हेडक्वार्टर मोस्टली उसी कंट्रीज में देखा गया है जहां पे वो कंपनी क्या हुई होती है? इनकॉर्पोरेट हुई होती है। क्या हुई होती है? इनकॉर्पोरेट हुई होती है, रजिस्टर हुई होती है, ठीक है। अगले आते हैं आपके मेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इनके मेरिट्स क्या क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, भाई दूसरे देश में जा रहे हैं, वहां के लोगों को काम भी देंगे। अगला एडवांस टेक्नोलॉजी, दूसरे देशों में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे एडवांस। अगला इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, अपने साथ अपने देश का पैसा भी दूसरे देशों में लेके जा रहे हैं, तो फॉरेन कैपिटल भी तो आ रहा है। अगला इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या बढ़ा देते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, जैसे हमारे ये सौरभ भाई साहब है, ये आज से 10 साल पहले हिंदी टॉयलेट यूज करते थे, कहते सर घुटनों में दर्द है, बैठने में दिक्कत आती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है ना, बहुत जोर लगाना पड़ता है। अब जैसे भाई धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आई, भाई साहब बाहर की कंपनीज आई, तो हिंदी टॉयलेट किसमें बदली? इंग्लिश टॉयलेट में। अब हमारे सौरभ भाई साहब बहुत खुश है कि नहीं सर अब गोड्डों को राहत है, हम अब आराम से कमोड में बैठ के जो पिक्चर देखना है मैं देख सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब मैं घंटों बिता देता हूँ टॉयलेट के अंदर, तो क्या है, तो अलग अलग इनोवेशन हो रही है, ठीक है ना। वो देख कैसे बंद कर, फ्री में पढ़ रही है तू। अगला ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स, तो डोमेस्टिक फर्म्स की भी क्या होती है? ग्रोथ होती है। ऑब्वियसली मतलब बाहर की कंपनी ने आके यहाँ की लोकल कंपनी से कोलैबोरेट करा, तो वो कंपनी भी तो ग्रो होगी। गलत कह रहा हूं मैं? गलत कह रहा हूं? तू क्या चला रहा है भाई? हैं? क्या किस चीज का? पहले वो कर लिया तो पढ़ाई तो जरूरी है नहीं। अगला वर्ल्ड इकोनॉमी, वही वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो होती है क्योंकि हर देश आपस में जुड़ के क्या कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमी क्या हो रही है? ग्रो हो रही है, ठीक है। अगले आते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या होते हैं बताओगे? डिसरिगार्ड टू नेशनल प्रायोरिटीज, व्हाट डू यू मीन बाय डिसरिगार्ड टू नेशनल प्रायोरिटीज? कोई बताएगा? हैं? तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये एमएनसीज बाहर से आती हैं और जिस भी देश में सेटअप होती हैं वहां पे अपनी क्या जमा लेती हैं? मोनोपोली जमा लेती हैं। क्या जमा लेती हैं? अपनी मोनोपोली। इवाजी आराम से नीचे पैर ना लग जाए। हाँ, तो क्या जमा लेती हैं? अपनी मोनोपोलीज जमा लेती है। मोनोपोलीज जमाने का मीनिंग क्या होता है? मतलब पूरा मार्केट कैप्चर कर लेती है, जिसकी वजह से सारा रिवेन्यू ये इकट्ठा करके अपने देश में लेके जा रहे थे, जो नेशनल प्रायोरिटी के फेवर में नहीं आता। अगला क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, वही मैंने दूसरा बोल दिया, मोनोपोली क्रिएट हो गई। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मुझे कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? मींस दूसरे देशों में जाके वहीं के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। अगला थ्रेट टू नेशनल सॉवरेनिटी, वही है थ्रेट टू नेशनल सॉवरेनिटी, मतलब देश के फेवर के अगेंस्ट है। चलिए अगला आता है आपका पीपीसी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसके बाद आपका ये चैप्टर ओवर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और उसके बाद आपका ये चैप्टर ओवर, और ये वीडियो यूट्यूब पे भी डल जाएगी, ठीक है ना। और देखना होगा तो वहां पे भी आप रिवीजन देख सकते हैं, ठीक है ना। और डालूंगा ही इतनी लेट, जो बच्चे सोचे ना भाई फीस बचा लेते चल,
छोड़ यार, यूट्यूब पे पढ़ेंगे तो डालूंगा इतनी लेट कि भाई तब तक काम हो जाएगा। जॉइंट वेंचर कटा हुआ है ना इस साल के सिलेबस से, ठीक है ना। चलो वैसे तो देखो अगर बुक में तो काट रखा है, मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? प्रत्येक भाई साहब नाम पढ़ के क्या समझ आ रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? देखो अपने जेंडर के बारे में बार बार डिस्क्लोज नहीं करते, आप रेड लाइट पे जाके जो ये काम करते हो, ठीक है ना, वो हमें भी पता है, ऐसे नहीं बताते, ठीक है ना। तेरे को देखा था ना मैंने कल। चलो इधर मेरी बात सुनो, बताओ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये क्या होता है? कहते हैं कि इट इज अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेस फर्म फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक एसेट एंड पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर आपस में आके जुड़ के एक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इधर मेरी बात सुनो, जैसे कि अगर मैं आपको चीज बताता हूं, ये जो आप हाईवेज या रोड्स या डैम्स देखते हो, ये गवर्नमेंट किन के साथ मिलकर बनाती है? ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर बनाती है। आपने सुना होगा गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, कभी सुना है? गवर्नमेंट टेंडर निकालती है। टेंडर का मीनिंग ही क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है कि भैया हम ये हाईवे बनाना चाहते हैं, इतने करोड़ का टेंडर निकाला है, प्राइवेट कंपनीज अप्लाई करती हैं, गवर्नमेंट को जिसका टेंडर पसंद आता है गवर्नमेंट क्या देती है? उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। क्या देती है? और इसी को क्या बोलते हैं? पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई। ये लोग लिखते क्या है? अप्लाई करते हैं क्या? मींस देखो लिखना नहीं होता इसमें ना, अपने सारी डिटेल्स देनी होती है कि आपको मतलब आपकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या क्या बनाया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितना लंबा तक चल रहा है आपकी जो बनाई हुई चीजें हैं, क्या बजट आप अलॉट करते हो, कैसे मजदूर हैं, कितने स्किल्ड हैं, पूरी रिपोर्ट देनी होती है आपको, ठीक है ना। और आपको यह भी बताना होता है कि आप कितने बजट के अंदर गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है पूरा कर दोगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा यही फेवर करेगी ना, कम से कम में अच्छी चीज बने। हर कोई तो यही करता है ना यार, भैया इंडिया है, हर कोई यही प्रेफर करता है कि भाई कम से कम में क्या बने, अच्छी चीज बने। गवर्नमेंट को लगता है कि यार अच्छा ये इतने कम दाम में अच्छी चीज प्रोवाइड कर सकते हो तो ले जा भाई गवर्नमेंट, ले जा गवर्नमेंट, ठीक है ना। पर क्या करें, यहाँ पे भी थोड़ा नेपोटिज्म कई बार आ जाता है, बड़े बड़े लोग पैसे पूसे खिला के टेंडर ले जाते हैं, वो तो अनऑफिशियल बात है, लेकिन ऑफिशियल में ऐसा हम कह नहीं सकते, ठीक है ना। अब जैसे इधर मेरी बात सुनो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, कहते हैं कि कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे लिमिटेड पीपीपी मॉडल एलोकेट टास्क ऑब्लिगेशन रिस्क अमंग पब्लिक एंड प्राइवेट। जैसे कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे बना हुआ है, वो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप ने साथ मिलकर क्या करा था? बनाया था। अगला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इनका मॉडल क्या होता है? सबसे पहले फीचर्स, इनके फीचर्स क्या होते हैं कोई बताएगा? देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट पार्टी टू डिजाइन एंड बिल्ड द पब्लिक फैसिलिटी। ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में होता है? पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज के बीच में होता है। क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? एक पब्लिक फैसिलिटी बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एक पब्लिक, जिसमें डिजाइन किसका होता है? प्राइवेट एंटरप्राइज का होता है, ठीक है ना। और सारी मेहनत भी किसकी होती है? प्राइवेट एंटरप्राइज की होती है। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? रिसोर्सेज। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? रिसोर्सेज, मनी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और ये जो सारी जो पीपीपी मॉडल है, इसको ऑन कौन करती है? गवर्नमेंट ऑन करती है। क्या करती है? आपको पार्टनरशिप में दोनों की सुननी चाहिए, पर ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट अपना मोनोपोली रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या दे रही है? पैसे दे रही है। क्या दे रही है? गवर्नमेंट पैसे दे रही है, ठीक है ना, क्योंकि जो पैसे देता है उसी की ही चलती है, चाहे जहां मर्जी पैसे दो, सर्विस, ठीक है ना, वगैरह। बेनिफिट्स क्या क्या है पीपीपी मॉडल के? इधर इनोवेशन हो जाता है, क्योंकि भाई प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियस सी बात है थोड़ा कह सकते हैं हार्ड वर्क के साथ काम करता है, प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ काम करता है, ठीक है ना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट रिस्क, प्रॉफिट रिस्क भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रॉफिट रिस्क भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। बस यही है, बाकी वीकनेस इतना पेपर में आते नहीं, इसमें लिख सकते हो कि एनवायरमेंट कंडीशंस को कई बार क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, ठीक है ना। और इट डज नॉट अट्रैक्ट प्राइवेट फाइनेंस इजीली, ठीक है ना। और कई बार जो प्राइवेट सेक्टर है वो कई बार इतनी जल्दी से आगे नहीं आता गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। समझ आया? लास्ट बचा आपका जेवी, जॉइंट वेंचर, और ये फटाफट खत्म करके तो आपका पूरा तीसरा का तीसरा चैप्टर रिवाइज होगा, ठीक है ना। इधर सबसे पहला जॉइंट वेंचर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स और एंटिटी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए साथ जुड़ती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर। क्या कहते हैं हमें? जॉइंट वेंचर। दोबारा सुन लो, जब दो या दो से ज्यादा एंटिटी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए साथ जुड़ती हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर। क्या कहते हैं?
जॉइंट वेंचर। जैसे कि अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, हीरो होंडा, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। एक और आईसीआईसीआई प्रूडेंस, आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंस भी एक कंपनी थी, दोनों आपस में जुड़े क्या बन गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंस, ठीक है ना। बाकी तो सिलेबस से कटा हुआ, लेकिन मैं इतना कहूंगा जैसे बेनिफिट्स कर जाना, बेनिफिट्स में वही है, जैसे ग्रेटर रिसोर्सेज मिल जाते हैं क्योंकि दोनों एंटिटीज साथ आके जुड़ रही हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है क्योंकि दो एंटिटीज जुड़ रही हैं, मार्केट्स मिल जाती हैं एक दूसरे की, प्रोडक्ट का इनोवेशन हो जाता है, ठीक है ना, और ब्रांड नेम की वैल्यू बन जाती है, बस ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पूरा तीसरा चैप्टर रिवाइज होता है। अब मिलेंगे अगली क्लास में बीएसटी की। बाय।